हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डीके शिक्षा पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने मैं उपस्थित हूं साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होता है अच्छे से क्वेश्चंस को करने के लिए, और कुछ लिमिटेड सिलेबस के हिसाब से हमें चीजों को जानना होता है, समझना होता है। और इसी क्रम में आज की जो ये क्लास है, ये पहली क्लास है और आपको तस्वीरों से आइडिया मिल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर, किस चैप्टर के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आपको जैसे कि यहां दिख रहा है लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत या जीवों की दुनिया आप इसे कह सकते हैं, ये एक चैप्टर है। और इस चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। और इसी क्रम में इस चैप्टर के अंतर्गत जिस टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेल, कोशिका। बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए हैं और साइंस को समझने के लिए यह टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रश्नों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहली चीज हमें यह जाननी है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, इसको किस तरीके से हम समझे ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। इन सब मुद्दों पर अभी सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। और कैसे बातचीत करेंगे, कैसे इसको हमें कैरी करना है, तो मैं आपको बता दूं हमारा मोड ऑफ स्टडी किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। देखो, आज का हमारा टारगेट है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जान ले, सेल क्या है, कैसे जानना है, इसका ऑफिशियल परिचय। कई सारे प्रश्न यहां से भी बनते हैं, इसलिए मैं समझता हूं ये इंपॉर्टेंट है, जान ले। और जब ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद अपने आप में सेल स्ट्रक्चर नाम का जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा साइंस है सेल से रिलेटेड, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला टॉपिक हमारे लिए है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो आज पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, समय होगा तो आगे की टॉपिक की तरफ भी हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, पूरे सेल में सिलेबस क्या कहता है, मतलब आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए अच्छे से क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपके एग्जाम के अनुसार। तो पहली चीज है इंट्रोडक्शन, अच्छे से पढ़िए, खूब सारे प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। फिर जैसे ही आप इंट्रोडक्शन या सेल को जान लेते हैं ऑफिशियली, तो आपको सेल की संरचना को भी जानना होता है। जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा इन सब के बारे में। तो इन सबको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है, जानना होता है, समझना होता है। और फिर उसके बाद जब ये टॉपिक आप समझ लेते हैं तो आगे हम लोग डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा ये कोर है। उसके बाद थोड़ा सा सेल डिवीजन को भी आप जान ले तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न इस पॉइंट से पर्टिकुलरली नहीं आते हैं, लेकिन इसका बेसिक आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इस हिसाब से इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आगे कैरी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। और सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सेल या कोशिका किसे कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है और इस शब्द को हमें डिकोड करना है ताकि चीजें हमें समझ में भी आए और एग्जाम में जो प्रश्न आए तो वो हमारे अनुकूल हो। ये तभी होगा जब हम इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात, सेल का बेसिक मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझें। किताबों की भाषा में कहा जाता है कि सेल या कोशिका जीवन की, जिंदगी की वो सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जिससे किसी जीव की उत्पत्ति होती है या फिर जीव का निर्माण होता है। यानी बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप। क्या बोला मैंने, इस शब्द को अच्छे से समझिए। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब मनुष्य भी है, लाइफ का मतलब कुत्ता बिल्ली बंदर भी है, और लाइफ का मतलब बैक्टीरिया अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव भी है, और लाइफ का मतलब प्लांट भी है। ये सब लाइफ के एग्जाम्पल है।
जिसमें जिंदगी हो, और जिंदगी का आधार जिस यूनिट को, जिस इकाई को कहा जाता है, वही सेल है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि हमारे आसपास जो भी लाइफ हमें दिखते हैं, जो भी जीव हमें दिखते हैं, चाहे वो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर हो, या फिर प्लांट्स हो, या फिर कुछ और अन्य जीव, हर जीव की उत्पत्ति एक सेल से होती है और उसी सेल से उस जीव का निर्माण होता है। इसका पूरा अपना एक स्टेप, इसका पूरा अपना एक साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मनुष्य की बात करें, हम अपने शरीर की बात करें, आप अपने शरीर की बात करें, सोचो आप, अभी हम इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्राणी बन चुके हैं, जटिल प्राणी बन चुके हैं, लेकिन जब हमारी उत्पत्ति हुई थी, शुरू शुरू में जब हम इस दुनिया में आए थे मां के गर्भ में, एक सिंगल सेल को लेकर आए थे। हमारी पहचान एक सिंगल सेल के रूप में, और उस सिंगल सेल को जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उसे जाइगोटिक सेल कहा जाता है, युग्मनक कोशिका कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं इधर आपको समझा रहा हूं बेसिक पॉइंट। देखिए, हमारी उत्पत्ति, इंसान हम कैसे बने वो बात की बात है। पहले मां के गर्भ में जब हमारा अस्तित्व इस दुनिया में आया, तो हम एक सिंगल सेल थे, और उस सेल का नाम क्या था? जाइगोट, युग्मनक। बेसिक चीज पहले आप समझो, अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी, बस बेसिक समझना है, और थोड़ा मतलब इंटरेस्ट के साथ समझोगे, जानने की आप कोशिश करोगे, तो हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझने के लिए समय देना है। तो जाइगोट क्या है? ये एक प्रकार का सेल, इसी से हमारी उत्पत्ति हुई मां के गर्भ में। मान लो ये सेल, ये कैसे बना, इसका अपना साइंस है, वो आगे आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी उत्पत्ति ऐसी हुई। अब होता यह है कि अगर ये जाइगोटिक सेल है मान लो, तो समय के साथ क्या होता है, 1 से 2 नए सेल्स बनते हैं, 2 से 4 नए सेल्स बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32, ये चलता रहता है। सेल डिवीजन की प्रक्रिया इसको कहते हैं, सेल विभाजन, कोशिका विभाजन। तो अब ये एक सेल है, मां के गर्भ में ही है, अब ये डिवाइड हुआ तो 1 से 2 नए सेल्स बने, फिर ये डिवीजन प्रोसेस और आगे बढ़ा, 2 से और नए सेल्स बने, फिर ये डिवीजन प्रोसेस और आगे बढ़ा, इससे एक सेल कई सारे सेल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और समय के साथ क्या होगा, इसमें से जो एक जैसे सेल्स है, जैसे बहुत सारे सेल्स बन गए ना, बिलियंस बिलियंस, याद रखना शुरुआत हमारी किससे हुई है? एक सेल वाले प्राणी के रूप में हुई, लेकिन हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये जो एक सेल है, अब इसको समझो आप, इससे बहुत सारे सेल्स बने, और इसमें एक जैसे जो सेल्स है ना, ये सारे, मान लो ये मैं 5-6 बता रहा हूं, लेकिन आप लाखों में मान लो, ये एक जैसे सेल्स आपस में ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं एक ग्रुप के रूप में अस्तित्व में आती है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज समथिंग ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह। इस चीज को लिटरली क्या बोला जाता है? बायोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं टिश्यू, उत्तक। अब आप सीक्वेंस को समझो, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर ग्रुपिंग करके एक नई संरचना का निर्माण करती है, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू, उत्तक। और अगर ये उत्तक है, तो फिर ये उत्तक भी आगे ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे, और मान लो एक नहीं, कई सारे उत्तक है। जैसे मान लो ये जो सर्कल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक टिश्यू हो गया। फिर ये मान लो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दूसरा टिश्यू हो गया। फिर मान लो ये तीसरा टिश्यू, ऐसे लाखों टिश्यूज हो सकते हैं। तो सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बना, लेकिन जब टिश्यू कंबाइन करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे, उनका समूह बनेगा, तो टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है, इसे बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं ऑर्गन। क्या मतलब हुआ इसका? अंग। अंग का क्या मतलब हुआ? अंग का मतलब हो गया किडनी, लीवर, हाथ, पैर, नाक, कान। ये क्या है? शारीरिक अंग ही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि एक अंग, जिसे हम किडनी कहते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ये बहुत सारे उत्तकों के समूह से बनने वाली संरचना है।
और एक उत्तक बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाली एक संरचना है। तो सीक्वेंस देखो, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ही तो ह्यूमन बॉडी बनता है, हमारा शरीर बनता है। बॉडी सिस्टम मैं लिख देता हूं, बॉडी सिस्टम, शरीर का तंत्र। और बॉडी सिस्टम मतलब मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सब मान लो, आप जानते हैं। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब? इसलिए शुरू शुरू में मैंने आपको क्या बोला था कि कोशिका हमारे लिए, आपके लिए वो बुनियादी इकाई है जिससे हमारी उत्पत्ति होती है और जिससे हमारा निर्माण होता है। इसकी महत्ता कुछ वैसे ही है जैसे एक बिल्डिंग में ईंटों की महत्ता होती है। एक बिल्डिंग जो आप देखते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग है जो आप देखते हैं, कैसे बनी? बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ करके दीवार बनाया गया, दीवारों से कमरा बना, कमरों से पूरी बिल्डिंग बनी, फ्लोर बना। तो जो इंपॉर्टेंस एक बिल्डिंग में ईंटों की होती है, ब्रिक्स की होती है, वही इंपॉर्टेंस हमारे आपके शरीर में कोशिका की होती है। इसी से हमारी उत्पत्ति हुई है, इसी से हमारा निर्माण हुआ। यह अलग बात है कि अलग अलग प्राणियों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, किसी में कम कोशिकाएं हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। यह सब अलग मुद्दा है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन सेल के बारे में जब भी बात होगी तो यह सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जीवन की वो बुनियादी इकाई है जिससे हमारी उत्पत्ति होती है, हमारा निर्माण होता है। इसलिए हम शरीर का बिल्डिंग यूनिट इसको कहते हैं। और हमारे शरीर की बेसिक इकाई भी इसको कहा जाता है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि शारीरिक संरचना इससे बनती है, और कार्यात्मक इसलिए क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। सबको एक एक करके जानना हमारी जिंदगी का यह आधार है। हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा ब्रेन ठीक से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उनकी कोशिकाएं ठीक से काम कर रही है। अगर किडनी की सभी कोशिकाएं काम ना करें या बहुत ज्यादा कोशिकाएं किडनी में ठीक से काम ना करें तो हम कहते हैं ना किडनी खराब हो गई। तो ये कार्यात्मक इकाई भी है, संरचनात्मक इकाई भी है। आप इसको इस तरीके से देखिए सेल कुछ इस तरीके से है, दैट मीन्स व्हाट? कोशिका है ना, बोलो हाँ। एक सेल दिखाया गया है, जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पे। उसके बाद इससे क्या बना? टिश्यू बना, यानी कि उत्तक बना। डेफिनेटली बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ये बना होगा जो अभी मैंने बताया। और उसके बाद क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि अंग। एक अंग यहां दिखाया गया है, कोई भी अंग अपने हिसाब से मान सकते हो। इसमें फेफड़ा दिखाया गया है, आप किडनी, लीवर, हाथ पैर सब मान लो, ठीक है। और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ना सिर्फ लंग्स बने, किडनी, लीवर सभी कोशिकाओं से। किडनी की कोशिकाएं अलग होती है, लीवर की कोशिकाएं अलग होती है, लेकिन सब कोशिकाएं होती है ना, शरीर की कोशिकाएं। तो उससे ऑर्गन सिस्टम बना, यानी अंग तंत्र, या आप इसे बॉडी सिस्टम भी कह सकते हैं। और इसी से फिर क्या बना? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। यहां मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन आप मनुष्य के बदले में हाथी या फिर और अन्य जानवर, कुत्ता है ना, बंदर, ये सब भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इत्यादि लिख देता हूं, बस आप इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये, और जैसे ब्रिक वॉल है ना, यहां क्या बोलेंगे इसे? ईंट की दीवार। अब देखो ये ईंट है, ये सब ईंट है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी ईंटों से दीवार बना। और कंपेयर, ये क्या है? अनियन पील, पील लिखा हुआ है, मतलब ये प्याज का छिलका। अब आपको पता है ना प्याज क्या है? प्याज प्लांट का एक प्रोडक्ट है ना। ये आलू का छिलका भी हो सकता था, आलू, प्याज, ये सब प्लांट का एक प्रोडक्ट है। प्लांट में भी लाइफ होती है। तो ये कोशिकाएं, ये सब कोशिकाएं, प्याज के छिलके की ये कोशिकाएं। दिखने में भी ये ईंट जैसा ही लग रहा है, हालांकि ये मैग्नीफाइड वे में दिखाया गया है। देखो हमारी आपकी जो कोशिकाएं होती है
बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखना होता है, खुली आंखों से सेल दिखाई भी नहीं देती। ईट हमें दिखाई देती है, तो ईट से कंपेयर करना सिर्फ एक तरीके से समझाने के लिए कि आपको समझ में आया कि एक्चुअली में हम क्या है। हम है किडनी, लिवर, हाथ, पैर, नाक, कान, अंग, है ना। और किडनी, लिवर, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब क्या है? टिश्यूज है, बहुत सारे टिश्यूज। और एक टिश्यू क्या है? बहुत सारी कोशिका। तो यही होती है कोशिकाओं की बेसिक संरचना, मतलब बेसिक इंपॉर्टेंस। ये चीज आपको समझनी होती है। इसलिए हम यहां आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो यहां पे दो तीन बातों के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, लेकिन बेस एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी के बुक से थोड़ा आगे भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चीजों को पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहली चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं सेल के बारे में? बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ, जीवन को बनाने वाली इकाई, आप इसे कह सकते हैं सेल को। और दूसरी चीज, और इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी आप कह सकते हैं। यानी कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इसी को हम कोशिका कहते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम सिंपली, हालांकि इससे चीजें क्लियर हो जाती है, बट फिर भी यहां पे लिखा जा सकता है कि इससे जीवों की उत्पत्ति होती है एवं जीवों का निर्माण होता है। सिंपली, ये आपको पहले से ही पता है, बट फिर भी आप इसे इसमें जोड़ के रख सकते हैं, ये बेसिक चीज है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें यह पता चल गया कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम जीव की बात करें, तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर भी है, प्लांट्स भी है। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब बैक्टीरिया, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव भी है, जिसे हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। ये सभी ऑर्गेनिजम्स है जो अभी मैंने शब्द सा बोला है। और इन सभी ऑर्गन का आधार क्या है? इन सभी जीवों का आधार क्या है? बेस क्या है? इनका आधार है सेल। ठीक है, कोशिका। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, हर जीव सेल से उत्पन्न हुए हैं, सेल से ही बने। बस इसमें यह हो सकता है कि अलग अलग जीवों में सेल्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक तौर पर एक दो एग्जांपल के जरिए शायद आपको चीजें समझ में आ जाए। सामान्य तौर पर क्या होता है, जैसे अगर मैं कैजुअल वे में बोलूं आपसे कि हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, मोटे तौर पर आप उसे दो ग्रुप में बांट दीजिए। क्या मतलब? एक वो जीव जिसकी उत्पत्ति एक सिंगल सेल के रूप में हुई, एक सेल वाले जीव के रूप में इस दुनिया में आया, और जब इस दुनिया से गया, जितना भी समय उसको नेचर ने दिया है, चाहे एक दिन, दो दिन, एक घंटे, दो घंटे, एक साल, दो साल, 10 साल, 20 साल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक जीव इस दुनिया में आया, देखो कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, कुत्ता हो, बंदर हो, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, कोई भी जीव आता, तो हर जीव सिंगल सेल के रूप में ही।
लेकिन इसमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो धीरे 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 मल्टी सेलुलर जीव बन जाते हैं, बहुकोशिकीय जटिल प्राणी बन जाते हैं, मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली जैसे। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं और जब इस दुनिया से जाते तो भी सिंगल ही रहते हैं, मतलब वो सिंगल से डबल नहीं हो पाते, वो सरल होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव एक तो वो होंगे जो एक सेल वाले होंगे, यूनिसेलुलर जीव, एक कोशिकीय जीव, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु। एक जीवाणु एक सेल वाला जीव है, जब वो इस दुनिया में आया तो भी एक सेल वाला था, और गया, मर गया, मतलब लाइफ साइकिल उसका खत्म हो गया तो भी वो एक ही सेल वाला है, एक से दो सेल वाला नहीं बन पाया। सरल जीव है, साधारण जीव है। अमीबा एक सेल वाला जीव, पैरामीशियम एक सेल वाला जीव, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। यीस्ट एक सेल वाला जीव। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो आते हैं एक सेल के रूप में, लेकिन धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं विकसित हो जाती है समय के साथ, वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। मनुष्य की बात करें, अभी हमने देखा ना, जाइगोट के रूप में हम आते हैं, लेकिन फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, मल्टी मिलियन बिलियन सेल्स बनने लगते हैं, और फिर हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो हम अपने आप को क्या बोलेंगे? सिंगल सेल वाले तो नहीं बोलेंगे ना, हम अपने आप को बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। तो मोटे तौर पर सेल का बेस, मतलब ऑर्गेनिजम्स का बेस है सेल, और इसके नंबर के आधार पर, इसकी संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स की बात करें, बेसिक बात में आपको समझ, तो क्या हो गया? एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। आप इसे सिंगल सेल जीव भी कह सकते हैं। एक कोशिकीय मतलब ओनली वन सेल, इसका मतलब हो गया सिर्फ एक कोशिका, नथिंग एल्स इस जीव में। और दूसरा क्या था? दूसरा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहु कोशिकीय जीव। इसका मतलब क्या है? मेनी सेल्स, यानी बहुत सारी कोशिकाएं। बस एक छोटा सा शब्द आपको क्लियरली आइडिया दे देगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल जरूर लिखूंगा, यहां से प्रश्न बनेंगे, आए भी है, तो जितना मैं लिख रहा हूं एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आता तो होगा ही, लेकिन फिर भी इसको सेट कीजिए। पहले मैं लिख रहा हूं एक सेलुलर के बारे में, बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जीव है, अमीबा, ये सब आप जानते हैं, आगे हम लोग इसके ऊपर बात भी करेंगे, सब आपको पढ़ना है। पैरामीशियम, यीस्ट, बाकी ईटीसी लिख देता हूं, ये तीन चार याद रख लो, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना आपको। और इधर तो बड़े बड़े हैं एग्जाम्पल, तो इधर मैं नहीं भी लिखूं तो आप 10-20 तो खुद ही बता दोगे। लिख दूं मैं? ह्यूमन, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, प्लांट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स, पादप, ईटीसी। तो मुझे लगता है इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, हाँ, एक और चीज मैं यहां पे ऐसे ओरली बता देता हूं, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं ना, तो वो सब स्टेटमेंट आपको कभी कभी मदद कर देता है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट मैं ऐसे कैजुअली बता देता हूं। बताने का मतलब ये है, आप ये समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग शेप साइज के होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए ये चूहा है, चूहा, और दूसरा है मान लो
हाथी। बस सांकेतिक महत्व समझो आप। चूहे का साइज, हाथी का साइज कंपेयर कर लो आप, बहुत फर्क है। चूहा भी मल्टी सेलुलर है, हाथी भी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाएं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा क्या चूहे के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उसके तुलना में हाथी के अंदर ज्यादा कोशिकाएं होंगी या कम, आप कहेंगे यस ज्यादा हो सकती है क्योंकि साइज इसका काफी बड़ा है। एक छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसके शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन उनके शरीर, उस छोटे बच्चे की शरीर के अंदर की कोशिकाएं जितनी है संख्या में, एक अडल्ट 25 साल का व्यक्ति है उसके शरीर में कहीं ज्यादा होगी। तो साइज के हिसाब से नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। लेकिन अगर एक कैटेगरी के जीव की बात की जा रही है, जैसे हाथी की बात करें, मनुष्य की बात करें, कुत्ते की बात करें, चूहे की बात करें, तो ये सब एक ही ग्रुप के जीव है, मैमल्स है, स्तनधारी है, आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इसमें कम इसमें ज्यादा हो सकता है साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चूहे के दिमाग की कोशिकाएं और हाथी के दिमाग की कोशिकाओं के साइज में बहुत बड़ा फर्क हो, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर में फर्क हो सकता है क्योंकि कोशिकाओं का जो साइज होता है, शेप होता है, ये उसके काम से संबंधित होता है। अब जैसे मान लीजिए दिमाग की कोशिकाएं, या लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, न्यूरॉन्स है, कहते हैं ना लंबी कोशिकाएं होती है, 90 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई हो सकती है। वो सिग्नल या मैसेज को एक भाग से दूसरे भाग तक बॉडी में ट्रांसमिट करता है, वो कोशिकाएं, न्यूरॉन। तो वो उसकी जो लंबाई है उसके काम के अनुसार वो उस तरीके से नेचर ने उस सेल का डिजाइन तैयार किया। अगर चूहे में भी वो कोशिका होगी न्यूरॉन, तो उसका वही काम होगा और उसका साइज उसी हिसाब से होगा सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। बंदर में भी वैसे ही होगा, लेकिन नंबर्स में फर्क हो सकते हैं, संख्याओं में फर्क हो सकता है। तो ये चीज आप अलग से याद रखिएगा क्योंकि एक बार इस तरीके से प्रश्न भी पूछा गया था। तो नंबर में फर्क हो सकता है, बट शेप साइज में ऐसे नहीं कि मतलब चूहा अगर छोटा प्राणी है तो उसकी कोशिकाओं का साइज बहुत 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 छोटा होगा और हाथी की कोशिकाओं का साइज इतना बड़ा होगा कि ईंट जैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नंबर ज्यादा हो सकते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अभी हमने ज्यादा कुछ बात नहीं की है, मैं फिर से बता देता हूं अभी हम लोगों ने क्या बात की है। देखिए, सेल हमें पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन से हमने शुरुआत की, और कैसे सेल को समझना है इसके लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को जानने समझने की कोशिश की। और सेल के लिए इंट्रोडक्टरी पॉइंट में 2-3 बातें लिखी जा सकती थी, वो मैंने लिख दिया और ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। और टाइप्स की अगर बात करें, ऑर्गेनिजम्स टाइप्स की बात करें, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप इसका मतलब जानते हो और इसके एग्जांपल्स को भी आपने समझ लिया है। और ये एक नोट पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ा सा ऑर्डरली समझाया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। अब देखिए, अभी बहुत कुछ और भी है जो हमें समझना है, जानना है, ठीक है। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि सेल ये है, इसको हमें पढ़ना है। हमने अभी बात की थी कि ये बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है, ये बात तो समझ में आ गई। कार्यात्मक इकाई, आप जानते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमारे शरीर को लगातार प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें एनर्जी का एक तरीके से यूटिलाइजेशन, प्रोटीन का बनना, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया, इन सबको समझना है जितना आपके लिए जरूरी है, ये सब सेल में होता है। तो इसलिए ये कार्यात्मक इकाई भी हमारे लिए, हमारा दिमाग हमारे सेल के कारण काम करता है, हमारा किडनी लीवर सेल के कारण काम करता है। तो ये सब अभी हमें एक एक करके जानना है, इनको समझना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखो, जब हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं, कोशिकाओं की संख्या की बात करते हैं, तो हमने क्या बात की कि या तो कोशिकाओं की संख्या एक होगी या एक से ज्यादा होगी। अब एक से ज्यादा का मतलब मल्टी सेलुलर, दैट मींस ये अपने आप में एक सवाल है। अब इस सवाल का कोई ऐसे आसान जवाब नहीं है कि आपको कोई पूछे कि बताओ हाथी के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है और चूहे में कितनी कोशिकाएं होती है, ये शायद इतना आसान आंसर नहीं होगा इसका। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो अलग अलग प्राणियों में इसकी संख्या अलग अलग होती रहती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य की अगर हम बात करें, कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में
अडल्ट अवस्था, परिपक्व अवस्था में हमारे शरीर में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं की जो संख्या होती है, ये कहते हैं 10⁻14 होते हैं। इतने सेल्स होते हैं। ये भी मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि ये कम ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि ठीक से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1000 अरब के बराबर ये नंबर है। दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, मनुष्य के संदर्भ में ये ऐसे बोला जाता है। अब ये एग्जैक्टली इसलिए नहीं मैं बोल सकता कि ये एग्जैक्टली इसलिए है क्योंकि एक झटके में हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती है। जैसे एक बार अगर आप छींकते हैं तो छींकने से, खांसने से लाखों कोशिकाएं आपके हमारे शरीर में मर जाएगी, धीरे धीरे फिर बन भी जाती है। अब ऐसे ऐसे मैंने हिट लगा दिया, यकीन मानो इस हिट के कारण यहां लाखों सेल्स मर गए, फिर धीरे धीरे बन जाएंगे। तो सांस लेने के दौरान, छोड़ने के दौरान, छींकने खांसने के दौरान सेल्स बहुतों की संख्या में मरते रहते हैं। हाँ, सेल अगर डैमेज होंगे तो वो फिर रिकवर भी होते हैं। अगर हम ठीक है तो, मनुष्य अगर हेल्दी है तो क्या होगा, जैसे मान लो ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये इसको भी समझ लो आप, ये सारी कोशिकाएं, इसमें से मान लो ये किसी कारण से डैमेज हो गया, ये किसी कारण से मर गया, या ये किसी कारण से मर गया, तो फिर ये जो पुराने सेल्स हैं इनका डिवीजन शुरू होगा, है ना, और जो मरे हुए सेल्स हैं उनकी जगह पे आ जाएंगे। मतलब किसी वजह से, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सेल्स मरते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, डैमेज होते हैं। फिर आप स्वस्थ होने लगते हैं, आराम करते हैं, आपको इलाज की जरूरत होती है तो इलाज करवाते हैं, फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। प्रॉब्लम कहां होती है, मान लो सेल्स मर रहे हैं लेकिन सेल्स बन नहीं रहे, तो प्रॉब्लम मतलब बीमारी है। और प्रॉब्लम तो तब भी होती है कि सेल्स की जरूरत नहीं है और शरीर बिना मतलब बनाया जा रहा है, सेल्स बनाया जा रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, वो तो कैंसर होता है ना। तो कैंसर भी, कैंसर क्या है, ये भी एक गंभीर बीमारी है। अब मान लो किसी किसी टिश्यू में इस तरीके से सेल डिवीजन शुरू हुआ कि नया सेल बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, अनकंट्रोल्ड, उसकी जरूरत ही नहीं है बॉडी को, तो वो भी तो प्रॉब्लम है। ये सब आगे धीरे धीरे आप समझोगे, बट ये चीज ऐसे याद रखना क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं। सारा एक बैलेंस होना चाहिए, सारे सिस्टम का अपना एक बैलेंस होता है, संतुलन होता है। चलो, सेल की बात हमने कर ली है। अब थोड़ा सा मैं इसी में एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूं। यहां तो हो गया है, नोट ही समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। नोट में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात बता देता हूं, मतलब इतिहास। किसके इतिहास की बात कर रहा हूं, सेल के इतिहास की बात। कहा जाता है सेल को पहली बार जो खोजा गया था, वो जिस जिस व्यक्ति ने सेल को खोजा था पहली बार, उस व्यक्ति का नाम आपको शायद पता भी होगा, रॉबर्ट हुक की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने सेल को खोजा था पहली बार 1665, 17वीं शताब्दी में। और जिस सेल को उन्होंने देखा था, खोजा था, वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल। कॉर्क, पेड़ का छाल होता है, उस कॉर्क स्लाइस पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल जैसी संरचना को देखा था। तो भाई वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। अब मरा हो या जिंदा हो, खोज तो खोज होती है। इसलिए अगर आपसे इतिहास के तौर पर यह पूछा जाता है कि पहली बार सेल को किसने खोजा और कब खोजा, तो आपको वही जवाब देना है, रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। और डेड सेल था वो अलग बात है, लेकिन खोज होती है। लेकिन 9 साल के बाद पहली बार जीवित कोशिका को खोजा गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जिनको हम डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये दो बातें याद रख लोगे आप, आगे बढ़ने से पहले याद रख लेना। तो पहला मैं लिख देता हूं, कोशिका के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ सेल। और इधर मैं लिख देता हूं जीवित कोशिका के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ लाइव सेल। दोनों का अलग अलग नाम है, तो ये याद रखिएगा, रॉबर्ट
ये आर है हुक। ठीक है, 1665। और ये जो सेल था ये मृत कोशिका थी, ये भी याद रखिएगा, डेड सेल। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं यहीं पे लिख देता हूं बुक का नाम, अलग से याद रख लेना, माइक्रोग्राफिया, ये इनकी किताब का नाम है, हिंदी में भी यही बोलते हैं माइक्रोग्राफिया, याद रख लेना। और लाइव सेल को किसने खोजा था? ए ल्यूवेन हॉक, 9 साल बाद, ल्यूवेन हॉक, ये याद रखिएगा। और इन्हीं को डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जीवाणु के खोजकर्ता इनको हम कहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक तक के रूप में इनको जाना गया है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो छोटे मोटे जीवों के लिए अध्ययन से संबंधित है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह। तो वो सब पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन हिस्ट्री में ये 2 पॉइंट मुझे लगता है आपको जरूर याद रखना चाहिए, और इसी वजह से ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्या मेंशन करना है? देखिए, एक जब जैसे बायोलॉजी में आप आगे बढ़ोगे, या साइंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसके अलग अलग जैसे जैसे उसमें नई चीजें आती है किसी ब्रांच के अंतर्गत, किसी चैप्टर के अंतर्गत, और नए विशिष्ट जानकारियों की आवश्यकता होती है, तो नया ब्रांच बन जाता है। जैसे मान लो सेल का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन, अभी तो हम लोग बेसिक अध्ययन कर रहे हैं ना, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतना एक साइंस बन चुका है कि सेल के अध्ययन का एक अलग डिपार्टमेंट है। कभी कभी ये स्टेटमेंट में आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाओं का अध्ययन बायोलॉजी में अलग से क्या कहलाता है, और उत्तकों का अध्ययन जो कि कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाता है। ये दोनों पॉइंट में यहीं पे लिख देता हूं, मेंशन आप याद जरूर कर लीजिएगा। कोशिकाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन, और दूसरा है स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि उत्तकों का अध्ययन। दोनों पॉइंट आप याद रख लें, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अगर याद रख लेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, बाकी आगे हम देखते हैं। ये सेल है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आगे ये सब आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिख रही है, आगे संरचनाओं की जब बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी की किताबों में इसके बारे में जो जो कुछ कहा गया है, थोड़ा सा वो मैं समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए, हालांकि बहुत कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये आपका एक तरीके से आपकी बुक की लिखी गई बातें हैं, तो शायद आपके लिए काम में आ जाए। बाकी मैं समझा चुका हूं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, देखो संरचनात्मक मूलभूत इकाई, ये शब्द मैंने प्रयोग किया है, के विषय में पढ़ेंगे। यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेयर इनफ। जिस भी अध्याय में ये बात लिखी गई है, कोशिका कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहां पे। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं, लिटरली यही बात मैंने आपको कही है। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं
एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं, और इंग्लिश में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, ईट काफी बड़ी चीज है, सेल छोटी चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंस वही है, ये पॉइंट आपको पता है। हिस्ट्री की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, फिर भी आपके बुक में भी मेंशन है, तो आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। रॉबर्ट हुक, यही शब्द मैंने आपको लिख के दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस, ये पेड़ का एक तरीके से छाल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से, आवर्धक यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप, जिससे चीजें बड़ी दिखती है, की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क क्या है? कॉर्क यहां पे लिखा हुआ है पेड़ की छाल का एक भाग है, ये भी पूछ सकते हैं। तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, हालांकि मैंने समझाया, लेकिन फिर भी बुक में भी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर देता हूं। और ये सब आप लोग पढ़िए एक साथ, मैं जो बता रहा हूं वो भी पढ़िए, और बुक के कंटेंट को भी आपको साथ साथ फॉलो करना है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बॉक्स देखे, बक्से कुछ इस तरीके से जो चित्र में दिखाई दिया है। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, यही सेल है, इसी को सेल नाम दिया गया है। तो ये इतिहास की कहानी है। और संख्या की बात करें तो इसमें भी हमने अभी बात की है, लेकिन फिर भी आपके बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लीजिए। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब, मैंने लिखा था 1000 के आसपास ये अंदाजा है, कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति एवं साइज में भिन्न भिन्न होती है। मतलब लीवर की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं, हार्ट की कोशिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाएं अलग अलग शेप साइज की हो सकती है, ठीक है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, यस ऑफ कोर्स, अलग अलग समूह अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे लीवर की कोशिकाओं का समूह जो लीवर का उत्तक कहलाएगा, अलग काम है। किडनी की कोशिकाओं का समूह जो किडनी का उत्तक कहलाएगा, अलग काम है। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। और 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं ये लिखा हुआ है, तो ये तो आपको पहले से ही पता है। तो इसमें ये सारी चीजें, अब जब हम नंबर की बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो भी यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, वह जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिक कहलाते हैं। मल्टी मतलब अनेक। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, याद रखिएगा कि कोशिकाओं की संख्या उसके क्रियाकलाप को प्रभावित नहीं कर सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो निषेचित अंडा है, जिसे हमने जाइगोट नाम दिया था शुरू में, जो शुरुआती 2-3 मिनट में मैंने आपको बताई थी। निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, मल्टीप्लाई करके मतलब अपनी संख्या बढ़ा करके डिवीजन के थ्रू गुणन करता है, तथा वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है ना। चित्र, इसमें इस चित्र की बात की गई है। चित्र को देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम, और भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, यीस्ट हो सकते हैं। तो ये सब यूनिसेलुलर के एग्जांपल है। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। यानी अमीबा, बैक्टीरिया में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारे आपके शरीर में होते हैं। फर्क यह है कि हमारा शरीर कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग प्रकार के उत्तक अलग अलग कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अमीबा के शरीर की बात करें तो एक ही सेल वाला प्राणी है, तो एक ही सेल में सभी काम हो रहा है। रेस्पिरेशन की बात करें या फिर कुछ और अन्य प्रक्रियाओं की बात करें, सब एक ही सेल में हो रहा है। लेकिन हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के उत्तकों में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तो जो जटिल प्राणी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्राणी होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर या कार्य विभाजन का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण होता है। कार्य विभाजन का सिद्धांत लेमन लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग सिस्टम का अलग अलग काम है। किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, आंत का अलग काम है। अब अमीबा में तो किडनी लीवर है ही नहीं, एक ही सेल वाला है, तो किडनी वाला भी काम, फेफड़े वाला भी काम, सब एक ही सेल में हो रहा है।
वहां डिवीजन ऑफ लेबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे, ठीक है ना। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है या जाता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डाई या अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव है, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन हम करें, ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे कोशिकाओं की आकृति की बात करें तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया भी दिया है, लेकिन चूंकि अभी शायद सभी टॉपिक के ऊपर हम उतना बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है, तो ये पॉइंट में आगे की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो कुछ भी बात हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां से बहुत सारी चीजें हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, लेकिन आज के सेशन में जो कुछ भी पॉइंट मैंने बताया वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, तो लीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप सोचिए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन सा एक कोश के जीवों का समूह है? आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए। वह वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा कौन था? जीवित कोशिका, सिर्फ कोशिका की बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली आप बता सकते हैं इसका भी आंसर। चलिए, दोनों प्रश्नों का जवाब आपने ट्राई कर लिया होगा और डेफिनेटली अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट वाला इसका ये सही आंसर है। जितना मैंने 3-4 एग्जांपल बोला है उसी के आधार पर बेस्ट ऑप्शन चुनना है। इसमें ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपके क्वेश्चन में आया है प्रीवियस ईयर में, तो इसका जवाब, सही जवाब ये है। क्योंकि अभी मैंने बोला यीस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, 4 का नाम लिया, वो 4 एकदम याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कौन महानुभाव थे ये? ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? सेल, डेड सेल था, लेकिन जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। तो आज की कहानी में हमने क्या बात की? हमने सेल के बारे में बात की। कोशिका क्या है इसके ऊपर बात की हमने, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो परिचय की बात की हमने, इंट्रो की बात की। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ है जो आगे हमें डिस्कस करना है। सो अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? सेल वाले टॉपिक के ऊपर ही हम बात करेंगे, कोशिका वाले टॉपिक के ऊपर ही हम बात करेंगे। और इसका जो रेस्ट पार्ट है, बाकी का बचा हुआ भाग, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो इसका रेस्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि अभी ये कुछ क्लासेस के जरिए इस पूरे टॉपिक को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मिलता हूं ना अगली क्लास में आपसे। फिलहाल के लिए इतना ही, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय।